हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। जो डायनामाइट शो WWE NXT के साथ अपोजिट हेड टू हेड कंपटीशन के अंदर था। और गाइज सच में इस वीक का डायनामाइट शो AEW की तरफ से काफी जबरदस्त डायनामाइट शो रहा है, जहां पर मैं एडम कोपलन एके एज का भी डेब्यू देखने को मिला है। और आज इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और हम जानेंगे कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं इस वीक हुए डायनामाइट शो का रिव्यू और जानते हैं कि इस वीक के डायनामाइट शो पर क्या हुआ। तो गाइस सरप्राइजिंगली इस वीक के डायनामाइट शो की शुरुआत क्रिश्चियन केज ने बैकस्टेज में से AEW के प्रोडक्शन ट्रक में से की। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि इस वीक के डायनामाइट शो पर ब्रायन डेनियल्सन और स्वर्ट स्ट्रिकलैंड के बीच में एक मैच होगा और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतेगा उसके खिलाफ क्रिश्चियन केज अपनी TNT चैंपियनशिप इस वीक के कोलिजन शो पर डिफेंड करेंगे। एडम कोपलन भी इस वीक के डायनामाइट शो पर अपना डेब्यू करने वाले हैं और क्रिश्चियन केज भी एडम कोपलन के डेब्यू मैच से पहले ये बताने वाले हैं कि क्रिश्चियन केज एडम कोपलन को क्यों हेट करते हैं। और ये सब करने के लिए क्रिश्चियन केज ने एज ए TNT चैंपियन TNT नेटवर्क की तरफ से फर्स्ट 30 मिनट्स ब्रेक फ्री भी डिमांड कर लिए है। जो बातें क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर कही और एक तरीके से क्रिश्चियन केज ने यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो की समरी बताई कि शो पर क्या होने वाला है। जिसके बाद इस वीक का डायनामाइट शो ऑफिशियली स्टार्ट हुआ। और गाइस इस वीक का डायनामाइट शो शुरू होते ही हमें शो पर ओपनिंग मैच के अंदर ही ब्रायन डेनियल्सन स्वर्ट स्ट्रिकलैंड को फेस करते हुए दिखाई दिए। और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता वो TNT चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन जाता। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस इस वीक के डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर ये मैच सच में काफी जबरदस्त मैच रहा है। और हमें इस मैच के अंदर ब्रायन डेनियल्सन और स्वर्ट स्ट्रिकलैंड इन दोनों की तरफ से काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जैसा कि ब्रायन ने स्वर्व को अपना ड्रीम ओपोनेंट कहा था, वैसे इस मैच के अंदर ब्रायन ने स्वर्व के सामने काफी ड्रीम परफॉर्मेंस दी है और स्वर्व भी ब्रायन के खिलाफ अपने काफी बढ़िया मूव्स लगा रहे थे। और ओपनिंग मैच के अंदर ही दिस इज ऑसम और फाइट फॉरएवर के भी चैंट्स हो रहे थे। लेकिन इस सब के साथ ही अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइस एक काफी शानदार मैच के अंदर एक दूसरे के फिनिशर्स पर भी किक आउट करने के बाद फाइनली इस मैच के आखिर में प्रिंस नाना ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। और इस चीज का फायदा उठाकर स्वर्व एक स्टील चेन से ब्रायन डेनियल्सन पर अटैक करना चाहते थे। पर सरप्राइजिंगली यहाँ पर हैंगमैन पेज आ गए और उन्होंने स्वर्व के हाथ से स्टील चेन ले ली, जिससे कि स्वर्व इस स्टील चेन का इस्तेमाल नहीं कर पाए। और इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्वर्व पर अपना फिनिशर पोसाई को नी लगाकर स्वर्व को पिन कर ब्रायन ने ये मैच जीत लिया है। जो देखा जाए तो सच में डायनामाइट शो के ओपनिंग के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर हैंगमैन पेज ने एक तरीके से ब्रायन को ये मैच जीतने के लिए मदद की, जबकि इसके पहले इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में बीफ रह चुकी है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था किस तरीके से काफी जबरदस्त शुरुआत करने के बाद आगे डायनामाइट शो पर क्या क्या होता है। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर समोआ जो का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर भी समोआ जो कहते हुए दिखाई दिए कि वो काफी जल्दी AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं और इसकी शुरुआत वो इस वीक के कोलिजन शो से करने वाले हैं। इसलिए देखने के लिए मजा आने वाला था कि इस वीक के कोलिजन शो पर समोआ जो क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें इस वीक के डायनामाइट शो पर क्रिस जेरिको एक 1-on-1 मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स को फेस करते हुए दिखाई दिए। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही क्रिस जेरिको इस मैच के अंदर पावर हाउस हॉब्स पर अटैक करना चाहते थे। पर हॉब्स ने इस मैच के अंदर जेरिको पर काफी ब्रूटल असॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया और हॉब्स ने जेरिको पर इतने खतरनाक मूव्स लगाए जिसकी वजह से जेरिको इस मैच के अंदर खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और हॉब्स ने इस मैच के अंदर एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 5 बार अपना फिनिशर यानी कि स्पाइन बस्टर लगा दिया, पर वो जेरिको को पिन नहीं कर रहे थे। और ये देखकर हम समझ पा रहे थे कि पावर हाउस हॉब्स यहाँ पर जेरिको को पनिश करना चाहते हैं, जिसके अंदर पावर हाउस हॉब्स कुछ हद तक कामयाब भी हुए और जेरिको ने यहाँ पर कई बार कमबैक करने का भी ट्राई किया, पर वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। और फाइनली इस मैच के आखिर में जेरिको पर एक फ्रंट पावर स्लैम लगाकर उन्हें पिन कर पावर हाउस हॉब्स ने ये मैच जीत लिया है। पर ये मैच खत्म होने के बाद भी पावर हाउस हॉब्स ने जेरिको पर फिर एक बार फ्रंट पावर स्लैम लगा दिया और हॉब्स यहाँ चले गए, जिसके बाद यहाँ पर जेरिको की हालत भी काफी खराब दिखाई दे रही थी। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी शो पर जेरिको के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का एक और सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हम देख पा रहे थे कि अब भी एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के घर के अंदर ही है, जहाँ पर एडम कोल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को कह रहे थे कि उन्हें अपने पैर की सर्जरी करवाने के लिए जाना है। पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एडम कोल की मदद मांगकर उनसे अपने घर के काम करवा रहे थे, जैसे कि गार्डनिंग करना। और जब एडम कोल सब चीजें कर रहे थे तब रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग बैठकर सिर्फ एडम कोल को देख रहे थे। और गार्डनिंग करने के बाद भी जब एडम कोल घर पर जाना चाहते थे तो भी रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने एडम कोल को घर नहीं जाने दिया और कहा कि उनके पास एडम कोल के लिए एक और काम है, जिससे हम देख पा रहे थे कि एडम कोल काफी फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं।
पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एडम कोल के फ्रेंड है, इसीलिए उन्हें मना नहीं कर पा रहे हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि फाइनली एडम कोल कब बर्स्ट होते हैं। पर इसके बाद में डायनामाइट शो पर AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप मैच देखने को मिला, जहां पर फिनिक्स अपनी चैंपियनशिप ऑरेंज कैसिडी के खिलाफ डिफेंड कर रहे थे। और ओरिजिनली ये मैच जॉन मॉक्सली वर्सेस रे फिनिक्स होना था, लेकिन लास्ट पॉइंट पर ये मैच चेंज हुआ। जो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको कल की अपडेट्स की वीडियो के अंदर बताऊंगा। जो वीडियो अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर अगर आप हमारे चैनल की वेबसाइट फॉलो करते हैं तो आपको तो पता ही होगा कि इसके पीछे का मेन रीजन क्या है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल की वेबसाइट aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर आपको AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पता चलती है। तो इसी टाइम टू टाइम न्यूज, रूमर्स और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल की वेबसाइट को फॉलो करना मत भूलना। जो बात मुझे आपको बतानी थी, पर जहां तक बात थी इस मैच की, तो गाइस फिनिक्स और ऑरेंज कैसिडी के बीच का ये मैच भी एक काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर मैच की शुरुआत से फिनिक्स और कैसिडी एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करना चाहते थे और किसी भी हालत के अंदर यहां पर इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीतना चाहते थे, जिसके चलते ये मैच एक काफी जबरदस्त मैच चला। और इस मैच के अंदर AEW का फर्स्ट कमर्शियल ब्रेक आया, जिससे आप समझ सकते हैं कि अब तक तो AEW ने अपने शो को अच्छा खासा बिल्ड कर दिया था। और ये मैच भी एक एक्सेप्शनल मैच था, जहां पर इस मैच के अंदर फिनिक्स की पीठ काफी दर्द कर रही थी और इस चीज का फायदा उठाकर ऑरेंज कैसिडी फिनिक्स की पीठ को टारगेट कर रहे थे और फिनिक्स भी किसी हद तक इस मैच के अंदर बने रहे। पर फाइनली इस मैच के आखिर में ऑरेंज कैसिडी ने फिनिक्स पर अपना फिनिश लगाकर उन पर अपना यूनिक सबमिशन माउस टैप लगा दिया और फिनिक्स को पिन कर ऑरेंज कैसिडी ने मैच जीत लिया है और कैसिडी बन चुकी है नए इंटरनेशनल चैंपियन। जो देखा जाए तो सच में काफी शानदार मैच रहा है और ऑरेंज कैसिडी फिर एक बार चैंपियन बन चुके हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब कैसिडी आगे अपनी चैंपियनशिप के साथ क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर RJ-City टोनी स्टॉर्म का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और जैसे टोनी स्टॉर्म आई, यहाँ पर विजुअल्स भी काफी ब्लैक एंड व्हाइट हो गए, जिससे हम समझ सकते हैं कि टोनी स्टॉर्म का कैरेक्टर काफी जबरदस्त चल रहा है। और टोनी स्टॉर्म ने यहाँ पर बात करते हुए कहा कि आजकल मॉडर्न रेसलिंग इंडस्ट्री से सिनेमा गायब हो चुका है, इसलिए टोनी स्टॉर्म यहाँ पर रियल सिनेमा लाने वाली है। जो बातें टोनी स्टॉर्म ने कही, तो यहाँ पर मुझे भी देखना था कि टोनी स्टॉर्म का मतलब क्या है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर वार्डलो एक 1-on-1 मैच के लिए आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर वार्डलो के अपोनेंट कोई और नहीं बल्कि मैट सैडल थे। और जैसे ही मैच शुरू हुआ, वैसे ही वार्डलो ने मैट सैडल पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 5 बार अपना फिनिशर पावर बम लगा दिया, जहाँ पर फिर एक बार मैट सैडल खड़े होने की हालत में नहीं थे। और यहाँ पर रेफरी स्टॉपेज के चलते वार्डलो ने ये मैच जीत लिया है। और ये मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर विनर की अनाउंसमेंट करने से पहले ही वार्डलो रिंग छोड़कर चले गए। तो देखना पड़ेगा कि वार्डलो के साथ क्या चल रहा है, कि वार्डलो अब भी फेस है या फिर उनका एक हील टर्न हो चुका है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर रेने पैकेट बैकस्टेज में क्रिस जेरिको की मेडिकल अपडेट लेने के लिए आती हुई दिखाई दी और तभी यहाँ पर जेरिको को देखने के लिए डेनियल गार्सिया आ गए और डेनियल गार्सिया जेरिको को देख रहे थे। इतने में यहाँ पर मैट नार्ड आ गए और मैट नार्ड ने गार्सिया से कहा कि वो जेरिको को देखने के लिए क्यों आए हैं, क्योंकि अब तो उनके साथ भी नहीं है। लेकिन गार्सिया ने कहा कि माना कि वो साथ नहीं है, लेकिन अभी जेरिको उनके काफी अच्छे दोस्त थे। और ये बात सुनकर मैट नार्ड गुस्से में यहाँ चले गए, जिससे गार्सिया भी काफी कंफ्लिक्ट हो चुके थे और उन्हें पता नहीं चल रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और मैट नार्ड की वजह से गार्सिया भी जेरिको को छोड़कर यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि अब आगे गार्सिया के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर हैंगमैन एडम पेज एक 1-on-1 मैच के अंदर जे व्हाइट को फेस करते हुए दिखाई दिए और इस मैच के पहले ही जे व्हाइट ने हैंगमैन पेज की इंसल्ट करते हुए एक स्लैप कर दी, जिस चीज से हैंगमैन पेज काफी गुस्सा हो गए। और गाइस हैंगमैन पेज ने जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया और इस पूरे के पूरे मैच के अंदर हैंगमैन पेज ने काफी ज्यादा डोमिनेट किया है और हैंगमैन पेज जे व्हाइट पर काफी रूथलेसली अटैक कर रहे थे। पर जे व्हाइट भी किस तरीके से हैंगमैन पेज के पैरों को टारगेट कर इस मैच के अंदर बने हुए थे और ये मैच भी एक शानदार मैच बन रहा था, जहाँ पर मेरा तो ये ड्रीम मैच है, इसलिए मैं तो इस मैच को काफी एंजॉय कर रहा था। पर जे व्हाइट के काफी तगड़े अटैक के बावजूद भी हैंगमैन पेज इस मैच के अंदर बने हुए थे, जो देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड ने इस मैच के अंदर इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया, जिस चीज का फायदा उठाकर प्रिंस नाना हैंगमैन पेज पर अटैक करना चाहते थे। पर हैंगमैन पेज ने प्रिंस नाना को रोक लिया। पर इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर जे व्हाइट ने हैंगमैन पेज पर एक रोल अप पिन कर दिया और जे व्हाइट ने ये मैच जीत लिया है। जो रिजल्ट देखकर यहाँ पर हैंगमैन पेज तो काफी सरप्राइज थे, पर गुस्से में बैकस्टेज में प्रिंस नाना के पीछे गए और इनके अंदर जे व्हाइट अपनी विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे। कितने भी यहाँ पर MJF आ गए और जे व्हाइट से बात करते हुए MJF ने जे व्हाइट को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस देने के लिए कहा। पर यहीं पर बात करते हुए जे व्हाइट ने कहा कि अगर MJF को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस चाहिए तो फिर MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतनी पड़ेगी और जब MJF जे व्हाइट को उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे तभी MJF को अपनी वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस मिलेगी। जो बातें जे व्हाइट ने कही, जिस पर MJF ने भी कहा कि जे व्हाइट एक काफी अच्छे सुपरस्टार है और वर्ल्ड चैंपियन होना डिजर्व करते हैं, लेकिन वो आज नहीं होगा, इसीलिए जे व्हाइट को शांति से MJF की वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस देनी चाहिए। जो बातें MJF ने फिर एक बार कही, पर जूस रॉबिन्सन ने कहा कि एक बार MJF को बताए हुई चीज समझ नहीं आती क्या, क्योंकि जब तक MJF जे व्हाइट को नहीं हराएंगे तब तक MJF को वर्ल्ड चैंपियनशिप वापस नहीं मिलेगी। और जूस रॉबिन्सन भी MJF के डायनामाइट डायमंड रिंग के लिए आने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर जूस रॉबिन्सन ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि क्या बुलेट क्लब गोल्ड के चलते MJF के हाथ से उनकी सभी चैंपियनशिप्स और उनके सभी
एक्लेट जाती है या नहीं, जिस वजह से आगे एमजेफ के साथ क्या होता है देखने के लिए काफी मजा आएगा। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर टोनी स्टॉर्म को सिनेमा दिखाई दिया जिसके बारे में टोनी स्टॉर्म बात कर रही थी। और गाइस एक तरीके से एक साइलेंट मूवी थी जो कि 60s के अंदर बनती थी और इसी फुटेज के अंदर टोनी स्टॉर्म थोड़ा पर डांस किया, जो चीज मुझे एंटरटेनिंग तो लगी लेकिन उतनी स्टूपिड भी थी। पर मुझे लगता है कि इसके जरिए AEW पिक्चर इन पिक्चर कमर्शियल ब्रेक के अंदर अपने फैंस का अटेंशन ग्रैब कर रही है। लेकिन इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए 1-on-1 मैच देखने को मिला जहां पर सरया अपनी विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप हिकारू शिडा के खिलाफ डिफेंड कर रही थी। और इस मैच की शुरुआत से ही हिकारू शिडा और सरया इनके बीच में चीजें काफी एक्सट्रीम चली गई और इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर शिडा काफी देर तक इस मैच के अंदर डोमिनेट कर रही थी, जो देखकर एक टाइम के लिए यहाँ पर मास्क गर्ल शिडा पर स्प्रे पेंट फेंकने के लिए आई, जो कोई और नहीं बल्कि रूबी सोहो थी, जिन्हें की रिंग साइड से बैन कर दिया गया था। लेकिन सोहो को पकड़कर शिडा ने उन पर ही स्प्रे पेंट फेंक दिया जिससे कि सोहो को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और यहीं पर शिडा की मदद करने के लिए टोनी स्टॉर्म आ गई, जिन्होंने अपने शू से रूबी सोहो पर अटैक कर दिया और टोनी स्टॉर्म रूबी सोहो को मारते मारते उन्हें यहाँ से बैक स्टेज ले गई। जिसके बाद ये मैच एक काफी शानदार मैच चला है जहाँ पर हिकारू शिडा और सरया इनके बीच में काफी बढ़िया बैक एंड फोर्थ एक्शन चला और एक टाइम के लिए शिडा ने तो सरया के फिनिशर पर भी किक आउट कर दिया, जिस वजह से फैंस का तो इस मैच के अंदर काफी इंटरेस्ट आ रहा था। और इससे फ्रस्ट्रेट होकर एक पॉइंट पर सरया ने शिडा के आगे अंदर स्प्रे पेंट भी मारा और उसके बाद अपना फिनिशर लगा दिया। लेकिन इसके बावजूद भी शिडा किक आउट कर पाए, जो देखकर तो लग रहा था क्या शिडा तो नहीं हारने वाली। पर फिर एक बार जब सरया शिडा पर अपना फिनिशर लगाने के लिए गई तो शिडा ने इसे एक रोल अप पिन के अंदर कन्वर्ट कर लिया और गाइस फॉर अ सरप्राइज शिडा ने यह मैच जीत लिया है और शिडा बन चुके हैं नई विमेंस वर्ल्ड चैंपियन। जो रिजल्ट देखकर सरया तो काफी शॉक थी, पर हिकारू शिडा AEW हिस्ट्री के अंदर पहली 3 टाइम विमेंस वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर सच में ये रिजल्ट देखकर मैं भी काफी सरप्राइज था। पर इसके बाद हमें डायनामाइट शो पर एक मेडिकल अपडेट सुनने को मिली कि पावर हाउस ऑब्स के मैच के बाद AEW यहाँ पर क्रिस जेरिको को लोकल हॉस्पिटल के अंदर ले गई है और जेरिको की वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रही है, जो अपडेट मुझे लगता है कि एक स्टोरी लाइन का पार्ट है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो पर डॉन कैलिस कमर्शियल ब्रेक के लिए एक क्यू कार्ड का सेगमेंट करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर उन्होंने कहा कि वो केनी ओमेगा को डिस्ट्रॉय कर रखने वाले हैं। और इसके बाद हमने डायनामाइट शो पर देखा कि रेने पिकेट बैक स्टेज में MJF का इंटरव्यू ले रही थी और रेने पिकेट ने MJF से पूछा कि हाल फिलहाल में सभी लोग MJF के पीछे आ रहे हैं, तो उस पर MJF का क्या कहना है। लेकिन यहीं पर बात करते हुए MJF ने कहा कि वो इंटरव्यू देने की हालत के अंदर नहीं है और फिलहाल के लिए MJF को अपने दोस्त से बात करनी है, जो कहकर MJF ने यहाँ पर एडम कोल को कॉल कर दिया और एडम कोल ने कॉल तो उठाया, लेकिन यहाँ पर एडम कोल MJF की बातों का ठीक से जवाब नहीं दे रहे थे क्योंकि वो रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के साथ बात करने में बिजी थे। और ये सुनकर MJF को लग रहा था कि शायद एडम कोल MJF को इग्नोर कर रहे हैं, पर इतने में यहाँ पर द क्लेम आ गई और मैक्स कैस्टर ने MJF से बात करते हुए कहा कि मैक्स कैस्टर MJF की मदद कर सकते हैं, पर MJF ने अक्लेम की मदद लेने के लिए मना कर दिया और MJF यहाँ चले गए। पर यहाँ पर बिली गन ने भी मैक्स कैस्टर से पूछा कि MJF के साथ उनका क्या चल रहा है, पर मैक्स कैस्टर ने कहा कि उनके काफी अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने रेसलिंग साथ में स्टार्ट की थी, इसलिए वो सिर्फ MJF की मदद करना चाहते हैं। जो बातें मैक्स कैस्टर ने कही तो देखना पड़ेगा कि आगे अक्लेम और MJF के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद में डायनामाइट शो के मेन इवेंट से पहले क्रिश्चियन केज रिंग के अंदर आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर माइक लेकर बातें करते हुए क्रिश्चियन केज ने कहा कि क्रिश्चियन केज फाइनली सबको बताने वाले हैं कि क्रिश्चियन केज एज एके एडम कोपलैंड को क्यों हेट करते हैं। और यहाँ पर बात करते हुए क्रिश्चियन केज ने रिवील किया कि एडम कोपलैंड का कहना है कि वो AEW के अंदर सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन केज के साथ मिलकर अपना करियर उसी तरीके से टैग टीम के अंदर खत्म करना चाहते हैं जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया था। पर क्रिश्चियन केज को पता है कि एडम कोपलैंड काफी सेल्फिश है, उन्होंने कभी क्रिश्चियन केज के लिए केयर नहीं किया और जब एडम कोपलैंड टॉप पर थे तब क्रिश्चियन केज को टॉप पर लाने के लिए एडम ने कुछ नहीं किया और आज जब क्रिश्चियन केज टॉप पर है तो फिर एडम कोपलैंड क्रिश्चियन केज का सहारा लेकर खुद भी टॉप पर आना चाहते हैं और क्रिश्चियन केज ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन इसी वजह से क्रिश्चियन केज एडम कोपलैंड को काफी हेट करते हैं क्योंकि क्रिश्चियन केज सबसे बेस्ट है और ये बात एडम कोपलैंड की वाइफ को भी पता है। और अगर एडम कोपलैंड की वाइफ को उनके बच्चों के लिए काफी अच्छा फादर फिगर चाहिए तो क्रिश्चियन केज बन सकते हैं और वो काफी जल्दी एडम के घर पर भी आएंगे और बेथ को ने बेडशीट्स बिछा देने चाहिए, जो बातें क्रिश्चियन केज ने कही। और मुझे लगता है कि क्रिश्चियन केज की इस लाइन का मतलब आपको पता चल ही चुका है और मेरे हिसाब से क्रिश्चियन केज की ये लाइन काफी एक्सट्रीम लाइन हो गई। और ये सुनकर यहाँ पर एडम कोपलैंड ने अपने एंट्रेंस के वेट ना करते हुए वो डायरेक्टली भागकर रिंग के अंदर आकर क्रिश्चियन केज पर अटैक करने के लिए गए, पर केज रिंग छोड़कर जा चुके थे और लुचासोरस एडम कोपलैंड के सामने खड़े थे। जिसी बीच निक वेन ने पीछे से एडम कोपलैंड पर अटैक कर दिया, जिसके बाद लग रहा था कि एडम कोपलैंड अपना डेब्यू मैच रेसल करने की हालत के अंदर नहीं है, पर फिर भी एडम कोपलैंड खड़े हो गए और फाइनली यहाँ पर मेन इवेंट स्टार्ट हुआ जहाँ पर एडम कोपलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर लुचासोरस को फेस कर रहे थे और इस मैच के पहले ही लुचासोरस और निक वेन ने मिलकर एडम कोपलैंड पर अटैक कर दिया था, इसलिए इस मैच के अंदर लुचासोरस के पास काफी बढ़त थी और वो पूरे के पूरे मैच के अंदर एडम कोपलैंड पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। जिसी बीच एडम कोपलैंड ने भी कई बार अपना कमबैक करने का ट्राई किया और एक टाइम के लिए एडम कोपलैंड ने लुचासोरस पर स्टील स्टेप्स के ऊपर से काफी खतरनाक स्पीयर लगा दी, जो स्टील स्टेप्स लुचासोरस ने ही लगाई थी। जो मोमेंट मुझे इस मैच की एक
काफी शानदार मूवमेंट लगी। और जब इस मैच के आखिर में एडम कोपलैंड लुचासोरस पर स्पीयर लगाकर ये मैच जीतने के लिए जा रहे थे, तब निक वेन ने रेफरी को डिस्ट्रैक्ट कर दिया और इस चीज का फायदा उठाकर क्रिश्चियन केज एडम कोपलैंड पर अटैक करने के लिए गए। पर एडम कोपलैंड ने क्रिश्चियन केज के हाथ से TNT चैंपियनशिप ले ली और उन्होंने लुचासोरस पर अटैक कर दिया और वो TNT चैंपियनशिप क्रिश्चियन केज के हाथ के अंदर फेंक दी और निक वेन को रिंग के बाहर कर दिया। और यहाँ पर लुचासोरस खड़े हो गए और उन्हें लगा कि शायद क्रिश्चियन केज ने लुचासोरस पर अटैक किया है और मुझे लग रहा था कि शायद इस चीज से लुचासोरस क्रिश्चियन केज पर टर्न हो सकते हैं। पर इसी बीच लुचासोरस पर स्पीयर लगाकर उन्हें पिन कर एडम कोपलैंड ने यह मैच जीत लिया है, जहां पर उन्हें अपने डेब्यू मैच के अंदर विक्ट्री मिल चुकी है। पर एडम के ये मैच जीतते ही यहाँ पर निक वेन और लुचासोरस ने मिलकर एडम कोपलैंड पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। पर तभी यहाँ पर एडम को बचाने के लिए ब्रायन डेनियल्सन आ गए, पर नंबर्स गेम के सामने वो कुछ नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उनकी मदद करने के लिए ब्लैकपूल कॉम्बैट लब आ गया, जिस वजह से स्वर्ग भी यहाँ पर अपनी फैक्शन लेकर आ गए और स्वर्ग को रोकने के लिए हैगमैन पेज भी आ गए। और इसी काफी बड़े ब्रॉल के अंदर इस वीक का डायनामाइट शो ऑफ एयर चला गया, जहाँ पर आखिरकार ब्रायन ने क्रिश्चियन केज पर अपना फिनिशर बेल लॉक लगाकर रखा था, जो शो मुझे तो काफी ज्यादा पसंद आया है। और गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब भी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?